नमस्कार। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं सरल आवर्त गति। ये फिजिक्स का अच्छा टॉपिक है, कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक है। हमें भी ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन जब हमने इसको अच्छे से पढ़ा था फिर इसके क्वेश्चन हम आसानी से कर ले जा रहे थे। कैसे? आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सरल आवर्त गति। क्या होता है सरल आवर्त गति? सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। सरल आवर्त गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु संतुलन स्थिति के आसपास आगे पीछे इस प्रकार चलती है कि उस पर लगने वाला पुनः स्थापना बल विस्थापन के समानुपाती और संतुलन की स्थिति में होता है। इतना समझ में आया कि कोई वस्तु संतुलन की स्थिति के आसपास घूमती है। और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और परिभाषा इसलिए लिखा है ताकि हमारा डाउट एकदम क्लियर हो जाए। जब किसी वस्तु को उसकी माध्य स्थिति से थोड़ा हटाया जाता है और छोड़ दिया जाता है, वह अपने वापस माध्य स्थिति की ओर आती है, उसको पार करके दूसरी ओर जाती है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराती है। यही सरल आवर्त गति है। देखो, पेंडुलम जो चल रहा है, पेंडुलम देखो ये सरल आवर्ती गति का उदाहरण है। कैसे? ये कोई वस्तु है, हमने यहाँ पर रोक दिया, टांग दिया इस वस्तु को और इसको हमने पकड़ के खींच करके यहाँ ले आया, तो एक तरफ खींचा, फिर ये छोड़ देंगे तो ये अपनी पुरानी माध्य स्थिति में आएगी और दोबारा रिटर्न होकर इधर जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सरल आवर्त गति, मानी एक ही आवर्त में गति करती है। ठीक, तो इतना हमको परिभाषा समझ में आया सरल आवर्त गति को। सरल आवर्त गति क्या होती है? फार्मूला देखो क्या बनाता है कि वैसी गति जहाँ त्वरण जो होता है विस्थापन के समानुपाती, लेकिन विस्थापन की दिशा की त्वरण की दिशा की विपरीत होता है। मतलब विस्थापन और त्वरण की जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। सरल आवर्त मतलब त्वरण जो है रहेगा समानुपाती, विस्थापन त्वरण के समानुपाती रहेगा लेकिन विपरीत दिशा में रहेगी, इसलिए निगेटिव हो जाता है ना। तो ये हमारी परिभाषा है। अब इसके आगे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी गति, कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को हम सरल आवर्त गति मान लेते हैं। जो हमने पेंडुलम देखा उसी को हम क्या मान लेते हैं कि ये सरल आवर्त गति कर रहा है। तो अब हम सरल लोलक को पढ़ेंगे। सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम। तो सरल लोलक को हम क्या मानेंगे कि यह सरल आवर्त गति करता है पूरी तरह से। तो अब इसका हम परिभाषा से पहले सबसे पहले क्या समझेंगे? ये जो आपने लाइन, ये डंडी है, ये जो हमने रस्सी से मान लो एक बांध दिया यहाँ पर पत्थर, तो जो रस्सी से पत्थर के बीच की दूरी है इसको हम क्या कहेंगे? प्रभावी लंबाई। और जहाँ पत्थर मध्य स्थित, जहाँ पत्थर टंगा है बिना किसी बल के सिर्फ टंगा है, तो उसे मध्य बिंदु कहेंगे। और मध्य बिंदु से खींच करके जहाँ तक ये जाता है पेंडुलम, उसे अंतिम बिंदु कहते हैं। और मध्य बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को आयाम कहते हैं। ये अंत बिंदु मतलब मध्य बिंदु से अंत बिंदु अंतिम विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन है, उसके ज़्यादा हम नहीं खींच जा सकता ये, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि हमारा क्वेश्चन समझ में आया रहे। अब इसी में क्या कड़ी में हम देखते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है। तो आवर्तकाल क्या बोलोगे? आवर्तकाल मतलब एक दोलन पूरा करने में, मध्य बिंदु से अंतिम बिंदु गया, अंतिम बिंदु से फिर इधर ईस्ट यहाँ पर आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस यहाँ एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। मतलब एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगा है उसे हम आवर्तकाल कहेंगे। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक हमेशा ध्यान रखना सेकंड होता है और बीमा टी होती है। इतना हमने जाना सरल लोला के बारे में। ठीक, अब हम आगे देखते हैं दूसरा कि जो सरल लोलक है इसका काल देखा। अब देखेंगे आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति क्या होती है? फ्रिक्वेंसी। तो देखो आवृत्ति हर जगह एक एग्जाम क्वेश्चन का जो परिभाषा होती है सेम रहती है आवृत्ति आवर्तकाल का, अलग अलग जगह, लेकिन जो प्रति एकांक समय में, मतलब आवृत्ति मतलब चक्कर, प्रति एकांक समय में एक फिक्स समय में कितने दोलन मारा, कितने दोलन चला वो पेंडुलम, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, एक सेकंड में कितनी बार गया, उसी को हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति। और आवृत्ति बराबर हमेशा ध्यान रखना एक बटे आवर्तकाल होता है। मतलब आवृत्ति आवर्तकाल की हमेशा उल्टा होती है। आवृत्ति ज़्यादा तो आवर्तकाल कम, आवर्तकाल ज़्यादा तो आवृत्ति कम। आवृत्ति का मात्रक आवर्तकाल का उल्टा होता है, इसलिए आवर्तकाल का सेकंड तो इसका सेकंड इनवर्स हो गया। और आवृत्ति का जो मात्रक है हर्ट्ज भी होता है। तो याद रखना हमेशा आवृत्ति का क्या मात्रक है? हर्ट्ज। और आवृत्ति की बीमा m0 l0 t-1 होती है। ठीक, अब देखो परिभाषा से फार्मूला कैसे निकलेगा। यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और यल लंबाई के धागे से लटका दो उसको, तो उसका फलस्वरूप जो आवर्तकाल निकलेगा क्या निकलेगा? टी बराबर 2 पाई अपान अंडर रूट यल अपान जी,
2π√L/g। ये क्या निकला हमका आवर्तकाल का फार्मूला। और इस फार्मूला को ध्यान रखना, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों कि इसका यल ये क्या है, जो यल यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी, ये एम द्रव्यमान, ये एल प्रभावी लंबाई है। तो इसका एल महत्वपूर्ण है और ये जी इंपॉर्टेंट है। मतलब एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि समानुपाती है। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा। और देखो एम द्रव्यमान की वस्तु थी, लेकिन उसका एम द्रव्यमान की वस्तु का कोई जिक्र नहीं हुआ फार्मूला में। इसका मतलब हुआ कि आवर्तकाल का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है। मतलब द्रव्यमान कम ज़्यादा हो तो भी आवर्तकाल ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। तो 3 क्वेश्चन इससे हमसे ध्यान रखना है। लंबाई बढ़ेगी, प्रभावी लंबाई तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो क्या होगा, द्रव्यमान निर्भर करता है कि नहीं करता। ठीक दोस्त, ऐसे क्वेश्चन जब पढ़ोगे हम तो फिर आपका कॉन्सेप्ट फिर कहीं क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0 हो जाती है। एक बार आवर्तकाल और अच्छे से देख लो। लोलक जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाए और फिर वापस उसी जगह पर आए तो उसे जो समय लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा मैं आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गई होगी। अब जो मेन क्वेश्चन पूछता है जिसमें कन्फ्यूजन होता है ये है कि कब उसका महत्तम विस्थापन कब होता है सरल लोलक का, और कब महत्तम वेग होता है। तो महत्तम विस्थापन कब होता है, दोनों छोरों में। देखो ये हमारा क्या है पेंडुलम, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक, तो महत्तम विस्थापन मतलब इस बिंदु से सबसे ज़्यादा दूरी विस्थापन कहाँ हुआ, दोनों छोरों में। तो महत्तम विस्थापन क्या हुआ, दोनों छोरों में। अपने से सोचो कि अंतिम यहाँ से यहाँ तक अंतिम इसका बिंदु है जाने का ना, तो इससे ज़्यादा तो विस्थापन हो नहीं सकता। तो महत्तम विस्थापन क्या हुआ, दोनों छोरों में होता है। और यहाँ वेग 0 हो जाता है। वेग 0 कैसे होता है, देखो यहाँ पर आकर के एकदम रुक जाता है, यहाँ पर आके रुकता है तब ना फिर रिटर्न होता है। तो रुक गया मतलब वेग 0 हो गया। तो वेग कितना होता है छोरों पर, 0 होता है। और त्वरण अधिकतम होता है, त्वरण अधिकतम होता है यहाँ पर। गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। क्यों, यहाँ पर रुक गया, रुक गया तो गतिज ऊर्जा 0 हो गई छोरों में। स्थितिज ऊर्जा अब रुक गया मतलब स्थितिज ऊर्जा एकदम अनंत हो गई, अधिकतम हो गई क्योंकि रुकता है। तो इस तरह हमको कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ कि महत्तम विस्थापन क्यों हुआ। अब महत्तम वेग कहाँ हो पा, महत्तम वेग कहाँ पर होता है। देखो महत्तम वेग जब कोई वस्तु यहाँ से चल दिया और सबसे ज़्यादा वेग उसका यहाँ माध्य स्थिति में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से चल के यहाँ पर उसके पास सबसे ज़्यादा वो होगी, सबसे ज़्यादा वेग होगा, तभी ना जाके यहाँ से फिर कितनी दूरी तक जाएगा वो निर्धारित करेगा। फिर वहाँ से रिटर्न होगा तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा वेग कहाँ पर होता है, महत्तम वेग कहाँ होता है, माध्य स्थिति में। ठीक, और यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्थिति यहाँ शून्य है ना, इसका यहाँ से जब जाएगा तब ना विस्थापन होगा। वहाँ अभी उसी स्थिति में जब रहेगा तो विस्थापन 0 रहेगा। और गतिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब आएगा तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी। और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, क्योंकि यहाँ तो स्थित होता है, यहाँ पर रुकता नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा कहाँ से अधिकतम होगी। तो इस तरह हम कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिया तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहती। ठीक दोस्त, अब क्वेश्चन एक क्या पूछता है कि लकड़ी के खड़े होने पर, मतलब एक लड़की अगर झूला झूल रही है और वो खड़ी हो जाए, तब झूला झूल रही है, कोई लड़की झूला झूल रही है और वो खड़ी हो जाए लड़की, तो उसका जो मध्य बिंदु यहाँ, पहले बैठी थी तो यहाँ था, अब मध्य बिंदु यहाँ आ गया। तो मध्य बिंदु यहाँ आ गया मतलब प्रभावी लंबाई उसकी घट गई। ठीक, प्रभावी लंबाई फिजिक्स में मध्य बिंदु को जब द्रव्यमान केंद्र जो होता है मध्य बिंदु में होता है, तो उसका प्रभावी लंबाई घट गई। लंबाई घट गई तो आपने पढ़ा था फार्मूला कि टी जो है हमेशा प्रोपोर्शनल टू L/g की जो होता है, तो जी अगर घटा तो जाकर आवर्तकाल घट जाएगा। तो समझ लो आवर्तकाल घट गया। क्यों, क्योंकि लंबाई घट गई, झूले की प्रभावी लंबाई। अब सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो गया। अब ये 2 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया तो ये कितना रहा होगा, तो ये लंबाई 4 गुना की होंगे तब ना, 4 गुना का अंडर रूट जब करेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 हुआ, तो ये 4 गुना रही होगी। तो आवर्तकाल 2 गुना हो गया क्योंकि इसकी प्रभावी लंबाई 2 गुना होगी। ठीक दोस्त, अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि किसी पिंड कि अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को, हमने पढ़ चुका है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। ठीक, अगर किसी झूले पर एक या कई व्यक्ति झूल रहे हो तो आवर्तकाल क्या होगा, नहीं बदलता। क्यों, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, हमने पढ़ चुका है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने पढ़ा ना, क्वेश्चन बन रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है और जहाँ गुरुत्वीय त्वरण मान 0 हुआ तो ये आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। तो आवर्तकाल पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, अनंत होता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम सुस्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है और पेंडुलम की लंबाई बढ़ गई तो मतलब आवर्तकाल भी बढ़ गया। आवर्तकाल बढ़ गया मतलब समय ज़्यादा लग रहा है, और समय ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब घड़ी सुस्त हो गई। तो इस तरह हमने दोस्त को सरल आवर्ती गति और को पढ़ा, और आशा करता हूँ अब आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं भी जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ करो, इतने कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर हो जाएगा और आप परेशान नहीं होना, एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक दोस्त, थैंक यू।